Assalamu alaikum students. Today I will teach you about the introduction to pathology, which is the chapter number 1. First of all, I will tell you about the word pathology. The word pathology is derived from the two Greek words which means patho means suffering or disease and the logos means to study. Definition: scientific study of disease is called the pathology. Pathology का मतलब होगा disease और सफरिंग मी एंड लोगोज मीन्स टू स्टडी मीन्स हम स्टडी करेंगे डिजीज़ के बारे में. पैथोलॉजी में हम स्टडी करेंगे अबाउट द डिजीज़. The another definition of pathology is that the scientific study of changes in the structure and function of the body in disease is called the pathology. Pathology consists of abnormalities in normal anatomy, including histology of normal physiology owing leading to diseases. Then I will tell you about the father of pathology. Father of pathology is the Rudolf Virchow. He said being injured is evidence of disease. उन्होंने कहा था कि अगर आप इंजर्ड हो गए हैं किसी भी तरह से, या तो केमिकली इंजर्ड हैं या फिज़िकली इंजर्ड हैं या आप सोशली इंजर्ड हैं, तो आप इसका मतलब ये है कि आपको डिजीज़ है. हेल्थ की डेफिनेशन: हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन विच द डिजीज़ आर मेयरली एब्सेंट. आप हेल्थ कब कहेंगे? हेल्दी पर्सन आप किसे कहेंगे? जो कि फ़िज़िकली भी स्टेबल हो, मेंटली भी और सोशली भी. जो बंदा फिज़िकली स्टेबल हो, फिज़िकली हेल्दी हो बट मेंटली वो अपसेट हो, डिप्रेस्ड हो या साइकोटिक हो, तो आप उसे हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे. Next are the branches of pathology. There are two types of, or the two branches of pathology, which is the general pathology and another one is systematic pathology. In general pathology में आप जनरली चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि जनरली कितनी आपकी डिजीज़ हैं. फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन हो गई, तो ये जनरली है जो कि पूरी बॉडी में इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, जनरल डिजीज़. It is the study of basic reactions of cells and tissues to abnormal stimuli that underlay all diseases, that it describes basic principles and mechanisms of diseases production. For example, inflammation. Number 2 is specific pathology. It is the study of specific responses of specialized organs and tissues to more or less well-defined stimuli, that it deals with disease of specific organ or system of the body. For example, liver cirrhosis. ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब होगा सिस्टमेटिक, मींस एक सिस्टम में अगर एबनॉर्मेलिटी आती है तो आप उसको स्पेसिफिक या सिस्टमेटिक पैथोलॉजी कहेंगे और आप उसमें ये पढ़ेंगे. पूरी पैथोलॉजी में हम जनरल पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और स्पेसिफिक पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. Then you have the aspects of pathology. Number 1 is etiology. Etiology is the cause of disease. For example, आप डायग्नोस कर रहे हैं किसी पेशेंट को. ठीक है, डायग्नोसिस में आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इटियोलॉजी चेक करेंगे जो कि कॉज ऑफ डिजीज़ होगी. आप चेक करेंगे कि या तो ये जेनेटिक है डिजीज़ की कॉज या तो ये एक्वायर्ड है. अगर जेनेटिक होगी तो आप उसको उस बेस पे पढ़ेंगे. आप हिस्ट्री लेंगे कि आपके फादर्स को, आपके फादर को क्या डिज़ीज़ थी और आपको क्या डिज़ीज़ है. और अगर एक्वायर्ड होगी इटियोलॉजी तो उसमें आप चेक करेंगे कि या तो ये इन्फेक्शियस है या तो ड्यू टू हाइपोक्सिया है, मीन्स ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और ड्यू टू द फिजिकल और केमिकल और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. ठीक है. मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर मल्टीफैक्टोरियल. मल्टीफैक्टोरियल मीन्स द कॉजेज आर जेनेटिक प्लस एक्वायर्ड. आप ये भी चेक करेंगे कि क्या ये मल्टीफैक्टोरियल तो नहीं है. अगर ये मल्टीफैक्टोरियल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो इनकी कॉजेज़ हैं या तो वो जेनेटिक हैं या तो एक्वायर्ड हैं. ठीक है. देन यू हैव अ पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस का मतलब होगा मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़, कि डिजीज़ का मैकेनिज्म क्या है. आप चेक करेंगे पैथोजेनेसिस को. ठीक है, सबसे पहले आपने इटियोलॉजी चेक की कि कॉज ऑफ द डिजीज़ क्या है. देन आप चेक करेंगे पैथोजेनेसिस. इधर ड्यू टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, या तो इन्फ्लेमेशन की वजह से है, या ड्यू टू सम सर्टन मेलेग्नेंसीज की वजह से. मेलेग्नेंसीज मीन्स ट्यूमर्स, और ड्यू टू द टिश्यू ब्रेकडाउन. ये आप चेक करेंगे. नंबर 3 पे होगा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस विच मीन्स द माइक्रोस्कोपिकली ग्रॉस स्टडी आप करेंगे. नंबर 4 होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस.
आप चेक करेंगे या तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है या तो ये सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, या तो फिर मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप इसमें साइन चेक करेंगे, अगर ये सब्जेक्टिव टाइप है तो आप इसमें सिम्टम्स चेक करेंगे। साइन, सिम्टम्स एंड सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि मुझे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, या तो मुझे मेरी सांस ज़्यादा फूलती है, ठीक है, तो आप वो अपना डिस्कम्फर्ट बता रहा है, तो ये क्या होगा, पेशेंट जब अपने मुंह से खुद बताएगा तो ये सिम्टम होगा। या तो पेशेंट के साथ वाले मींस जो आपके पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं उनके साथ जो भी आते हैं वो बता रहे हो तो ये सिम्टम होगा। जब आप खुद डायग्नोस करेंगे, आप चेक करेंगे या उसे एसाइटिस है कि नहीं, या तो उसे क्या है क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये होगी, जब आप खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसका मतलब होगा ये साइन है। जब आप एज अ डॉक्टर आप खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसका मतलब होगा ये साइन है। एंड सिंड्रोम का मतलब ये होगा कि जब एक डिजीज़ होती है और एक सिंड्रोम होता है, ठीक है। डिजीज़ का मतलब होगा एक स्पेसिफिक ऑर्गन में डिजीज़ हो गई, या तो ब्रेन में हो गई, या आपको डिप्रेशन है तो मीन्स ये आपके ब्रेन की है। अगर आपको पेट में दर्द है तो बेली में हो गया, अगर आपको लिवर सिरोसिस है तो लिवर में होगा, किडनी इन्फ्लेमेशन या किडनी कैंसर है तो आपको किडनी में होगा। सिंड्रोम का मतलब होगा जब आपको पास एक डिजीज़ होगा जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट होगी। मींस अगर आपको कैंसर है तो किडनी कैंसर है लेकिन सारे के सारे ऑर्गन्स स्टैक कर जाएंगे, वो सारे के सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, तो इसका मतलब होगा सिंड्रोम। डिजीज़ जो होगी वो लिवर सिरोसिस जो होगी वो डिजीज़ होगा, लेकिन जो किडनी कैंसर होगा वो सिंड्रोम होगा, ठीक है। डिजीज़ में वन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है और सिंड्रोम में मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है। देन यू चेक द प्रोग्नोसिस विच इज़ द फॉर नोइंग प्रिडिक्शन और द एंड, देन आप चेक करेंगे कॉम्प्लिकेशंस को। अब मैं आपको इसका डिटेल्ड पोर्शन पढ़ाऊंगी, ओके। व्हाट इज़ द डिजीज़? A condition in which the presence of abnormality of the body causes a loss of normal health is called disease. A characteristics of disease. Characteristics में क्या आ जाएंगे? Etiology, which is the cause of disease. Pathogenesis, which is the mechanism of disease. Morphology चेक करेंगे आप, which is the structural changes. इधर के पेशेंट के structural changes कोई हुए हैं या नहीं हुए हैं. Clinical manifestations चेक करेंगे आप, like the functional consequences, sequelae, which is the complications or secondary effects. Prognosis, which is the outcomes. Epidemiology, which is the incidence, prevalence and population distribution, ठीक है। अब आपको मैं etiology के बारे में पढ़ाऊंगी। etiology क्या होता है? कॉज ऑफ डिजीज़। इट कैन बी जेनेटिक, abnormalities of genome, for example Down syndrome or the cystic fibrosis. Number second is environmental, which is the physical, chemical, nutritional, microbial, immunological. कुछ भी environmental cause हो सकती है, psychogenic भी हो सकती है, like broken bones, allergy, stress. Multifactorial भी हो सकती है, like the combination of genetic and environmental, like cancer, diabetes. Etiology includes the cause and agent. एटियोलॉजी में कॉज एंड एजेंट इंक्लूड होते हैं। कॉज क्या होगी? व्हाट फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़, कि डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन के लिए कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या होंगे। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें कॉज क्या होगी? पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, ओवर क्राउडिंग। गरीबी, मेल न्यूट्रिशन या ज़्यादा ओवर क्राउडिंग से क्या होगा? ये कॉज होगी टीबी की। और एजेंट क्या होगा? व्हाट एग्जैक्टली कॉज द डिजीज, विच इज़ द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो एग्जैक्टली डिजीज कॉज करेगा वो कौन होगा? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देन यू चेक द प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस एग्जाम्पल्स आर इन्फ्लेमेशन, डीजेनरेशन, न्यूप्लाज्म, इम्यून रिस्पॉन्स। डिवेलप इन लेटेंट और इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि ये पैथोजेनेसिस आप चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, या तो ये छुपी हुई बीमारी भी हो सकती है। छुपी हुई बीमारी कौन सी होती है? कार्सिनोजेनेसिस, जो कि सालों में पता चलती है। अगर आपको कैंसर है तो आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलता, आपको लास्ट स्टेज पे पता चलता है, ठीक है, जो कि अनट्रीटेबल होता है। कार्सिनोजेनेसिस appears in years and infection appears in days and week. Then you have the morphological changes. स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आप तब देखते हैं जब आपकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। लाइक डिपोजिशन होगी, एबनॉर्मली साइटेड टिश्यू होंगे, लॉस ऑफ हेल्दी टिश्यू, ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्टेंशन और रप्चर। टिश्यू रप्चर या बोन रप्चर, ये सब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में आ जाएगा, ठीक है। देन यू हैव द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विच इंक्लूड द पेन,
fever, nausea, malaise, swellings, bowel movements, breathing alterations, skin rash, etc. Then you have the complications and sequelae, which is the infections spreading to different organs and other areas of the body. Tumors metastasizing, जो कि ट्यूमर को हम कहते हैं कैंसर. Long lasting damage, nervous damage, paralysis and behavioral changes. Then you have the prognosis, fate of patient. Good prognosis, little or no lasting effects, and bad prognosis means detrimental effects or consequences. फेट ऑफ पेशेंट है. गुड प्रोग्नोसिस, अगर आप ठीक प्रोग्नोसिस करते हैं तो ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बैड का मतलब होगा कि डेट्रीमेंटल इफेक्ट शो करेगा. देन यू हैव द एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी इज द स्कोप ऑफ डिजीज़ अक्रॉस पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन में डिजीज़ फैल चुकी है. इट इंक्लूड्स द मॉर्बिडिटी, कि कितने लोग जो हैं वो अभी डिजीज़ से वो हो रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं, मीन्स कितने लोगों को डिजीज़ जो है वो अपने घेराव में ले रही है. एंड मोर्टेलिटी मीन्स कि कितने लोगों की डेथ हो रही है. एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ प्रोवाइड इटियोलॉजिकल क्लूज, रिसर्च इन फील्ड ऑफ डिजीज़ एंड द प्लानिंग ऑन प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स. ये आपके पास क्या थे, करेक्टरिस्टिक्स थे डिजीज़ के, कि आपको डिजीज़ जब चेक करनी होती है तो आप कौन कौन से जो है वो इफ़ेक्ट्स चेक करते हैं. एपिडेमियोलॉजी स्टडी आप तब करते हैं जब आप कोई एमएस करते हैं या पीएचडी करते हैं. देन आप एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरव्यू लेते हैं, आप अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो एपिडेमियोलॉजिकल रिपोर्ट्स होती हैं. ठीक है. देन यू हैव अ डिजीज़ नोमेनक्लेचर विच इन नंबर 1 इज़ कंजेंशियल. कंजेंशियल का मतलब होता है या तो ये जेनेटिक हो सकती है या नॉन जेनेटिक. कंजेनिशियल का मतलब होता है कॉज ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट. बच्चा पैदा होने के वक्त जब प्रेगनेंसी में एब्डोमेन के अंदर जब हमारे पास डिजीज़ होती हैं वो कंजेनिटल डिजीज़ होती हैं. ठीक है. जैसे कि ट्यूमर हो सकता है, फीटस को ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, तो ये हमारे पास कंजेनिटल डिजीज़ होगी. एक्वायर्ड मीन्स गेन थ्रू आउट एन इंडिविजुअल लाइफ, कि कभी भी ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे आपको कोई डिजीज़ लग जाती है तो वो एक्वायर्ड होगी. प्राइमरी डिजीज़ मतलब नो एविडेंट कॉज इनिशियल साइड, कि किसी कोई कॉज हमें पता ना चल रहा हो. बंदा बीमार है, उसे नोजिया, फीवर, मिलाई सब कुछ है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, तो वो प्राइमरी डिजीज़ होगी. सेकेंडरी डिजीज़ तब होगी जब कॉम्प्लिकेटेड कॉज, हमें कॉज का पता है. लास्ट स्टेज अप टू मेटास्टेसिस, मीन्स के कैंसर का लास्ट स्टेज जब होगा तो हमें पता है किसे कैंसर है, तो ये सेकेंडरी डिजीज़ होगी. एक्यूट का मतलब होता है रैपिड ऑनसेट, मतलब फ़ौरन से उसे डिजीज़ होती है लेकिन फ़ौरन ट्रीट भी हो जाती है, एक्यूट डिजीज़ होती है वो. एक्यूट का मतलब होता है 0 डे से 2 वीक्स तक. 0 डे से 2 वीक्स तक जब डिजीज़ होगी तो वो एक्यूट डिजीज़ होगी. और क्रोनिक का मतलब होगा जब जब हमारे पास 30 डेज से अबव, 3 ईयर्स से अबव डिजीज़ चली जाएगी, मतलब 3 सालों से एक बंदा बीमार है और उससे ऊपर तक जा रही है, तो वो क्रोनिक डिजीज़ होगी. स्लो ऑनसेट विच लास्ट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बिनाइन एंड मैलिग्नेंट. बिनाइन मीन्स लोकलाइज्ड, कि वो एक जगह पर ही है. ठीक है, वो बिनाइन ट्यूमर होगा. मैलिग्नेंट का मतलब होगा स्प्रेड कर गया है, मीन्स पूरी बॉडी में फैल गया, उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे. ठीक है. बिनाइन का मतलब होता है लोकलाइज्ड एंड मैलिग्नेंट मीन्स स्प्रेड. तो ये आपके पास क्या थी, डिजीज़ की नोमेनक्लेचर थी. डिजीज़ नोमेनक्लेचर. पैथोलॉजी इज अ ब्रिजिंग डिसिप्लिन बिटवीन द बेसिक साइंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस. Pathology is the study of structural, biochemical, and functional changes in cells, tissue, and organs but underlie disease. We need to have basic knowledge of normal anatomy, structure, and physiology function to understand pathology. We have a basic knowledge about anatomy and physiology. Pathology is the bridging discipline between basic sciences and clinical practice. Sub-branches of pathology include the histopathology, cytopathology, hematopathology, clinical pathology, forensic pathology, immunopathology, and the molecular pathology. Here we discuss each branch. Number first is histopathology. It deals with gross and microscopic examination of surgical specimens as well as biopsy to study and diagnose disease. Tissue specimen is examined grossly. Representative sections are taken, which are then processed, and very thin layers are cut, stained, and examined under microscope. Histopathology means जो हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं. कैंसर के लिए हम बायोप्सी करते हैं, तो आप इस स्टडी को क्या कहेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी. ठीक है.
डायग्नोज करने के लिए डिजीज़ को हम बायोप्सी करते हैं, ठीक है, और बायोप्सी आपके पास हिस्टोपैथोलॉजी में आ जाएगा। साइटोपैथोलॉजी, it deals with diagnosis of diseases by examining pathological changes in cells. Specimens include fine needle aspirations from any body site, urine, CSF, body cavity fluids, etc. Exfoliative cytology specimens include cervical scrapings, bronchial brushings, sputum, etc. साइटोपैथोलॉजी का मतलब होगा जब आप सेल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, सेल्स लेते हैं आप डिफरेंट बॉडी पार्ट से और उसका स्टडी करते हैं कि इसको क्या डिजीज़ है, तो वो साइटोपैथोलॉजी होगी। जब आप पैथोलॉजिस्ट बनेंगे तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। देन यू हैव द हेमेटोपैथोलॉजी, deals with the study of diseases of hematopoietic system including blood, bone marrow, lymph nodes, spleen, etc. Hematological tests help in diagnosis of anemia, infections, bleeding disorders, hematopoietic malignancies, etc. Then you have the clinical pathology. It deals with the diagnosis of diseases based on lab testing of blood and other bodily fluids such as urine using tools of biochemistry, microbiology, hematology, and molecular pathology. Then you have the forensic pathology. The rate of forensic pathologists is to perform medical autopsies and determine the cause of death. फोरेंसिक का मतलब होगा जब आप कॉज ऑफ डेथ कि इस पर्सन की डेथ क्यों हुई। अक्सर ये आपको मींस डेथ केसेस में, सुसाइडल केसेस में आपको करनी पड़ती है, तो आप ऑटोप्सी करते हैं और आप चेक करते हैं कि कॉज ऑफ डेथ, ये डेथ की कॉज क्या है। दे कलेक्ट एंड एग्जामिन टिश्यू स्पेसिमेन फॉर द पॉसिबल कॉज ऑफ डेथ। Immunopathology, in this branch, the immune receptors or immune response is related to disease. It includes study of immune mechanisms, hypersensitivity reactions, immunodeficiency, autoimmune disease. Then you have the molecular pathology. Molecular techniques have become integral part of the practice of surgical pathology. Techniques used in molecular pathology are polymerase chain reaction, reverse transcriptase PCR. PCR किया जा रहा है आजकल किसके लिए? PCR फॉर कोरोना। कोरोना के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में आप करते हैं PCR। देन यू हैव द फ्लोरेसेंट हाइब्रिडाइजेशन, DNA माइक्रो एरोज। ओमिक्स, omics are emerging technologies that deals with the study of behavior of cells, tissue, organs at molecular level. Characteristics of cellular organelles, molecules such as genes, proteins, or small metabolites are studied. This includes the genomics, the study of genes and their function, proteomics, the study of proteins, metabolomics, the study of molecules involved in cellular metabolism, and transcriptomics, the study of messenger RNA. Here the chapter ends of the pathology. जनरल पैथोलॉजी का जो चैप्टर है यहाँ एंड हो जाता है और आई होपफुली यू हैव टू समझ आ गई है एंड यू हैव टू ईजिली मेमोराइज इट। देन नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी और यहाँ पे जनरल पैथोलॉजी का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।